समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात को पॉइंट टू पॉइंट रखने का प्रयास करूंगा। मेरा विषय है बलों का क्रिया विज्ञान। यदि आप थोड़ी देर शांत होकर अपने चारों ओर देखें तो आप पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। यह जानकर आप हैरान होंगे कि इस समय हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर रही है। तारे चलते हैं, ग्रह घूमते हैं, लहरें उठती और गिरती हैं, यहाँ तक कि सूक्ष्म परमाणु भी मानो नृत्य कर रहे हैं। और हर गति, हर कंपन, हर प्रकाश की झिलमिलाहट के पीछे यदि कुछ काम कर रहा होता है तो वह है बल या फोर्स। बल के बिना संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व संभव नहीं है। वर्तमान विज्ञान बल को इस प्रकार परिभाषित करता है: बल वह परस्पर क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुएं या कण एक दूसरे की गति, ऊर्जा या दिशा को प्रभावित करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के पास बल की ठीक ठीक परिभाषा नहीं होने के कारण कभी रिचर्ड पीट फाइनमैन ने अपने लेक्चर ऑन फिजिक्स में कहा था, इफ यू इंसिस्ट अपॉन ए प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फोर्स यू विल नेवर गेट इट। वर्तमान विज्ञान 4 बलों को फंडामेंटल फोर्स मानते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और लास्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इन 4 बलों के लिए 4 प्रकार के मीडिएटर पार्टिकल्स को उत्तरदायी मानते हैं। और यह है वो फोर्स कैरियर जो साइड में आप देख सकते हैं। अब वर्तमान विज्ञान की सीमा पर बात करते हैं। वर्तमान विज्ञान जिन पदार्थों को फंडामेंटल मान रहे हैं, वास्तव में वे वैदिक फिजिक्स की दृष्टि से बहुत स्थूल पदार्थ हैं। इसलिए ये 4 बल ब्रह्मांड को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर चेतन पदार्थ के बारे में वर्तमान विज्ञान बिल्कुल नहीं जानते और हर फिजिकल लॉस के पीछे किसी चेतन सत्ता का होना उनके कल्पना के पहुंच से बाहर है। वैदिक विज्ञान में बल, सृष्टि में किसी भी बल की उत्पत्ति का मूल कारण प्रकृति का सतोगुण है, लेकिन इस सतोगुण को एक्टिव करने का काम परमात्मा का है। इसलिए सृष्टि में किसी भी बल की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो वैदिक विज्ञान के दृष्टि से परमात्मा का ही है। और वैदिक रश्मि सिद्धांत भी यही बतलाने का प्रयास करते हैं कि सभी जितने भी फिजिकल लॉस हम आज यूनिवर्स में देख पाते हैं, उन बलों के पीछे परमात्मा का ही हाथ है। महर्षि व्यास निरुक्त 3.9 में बल की परिभाषा लिखते हैं: बलम कस्मात् बलम भरम भवति विभर्ते है, अर्थात जो किसी पदार्थ का धारण व पोषण करता है वह गुण बल कहलाता है। अब वैदिक विज्ञान की दृष्टि से बलों का प्रकार देखते हैं, जिसमें प्रथम है अंतर्याम। अंतर्याम वह बल है जो आकाश में रहता है, अर्थात यह बल आकाश का बल है और कणों को स्वरूप प्रदान करता है। मैत्र वरुण बल प्राण अपान और प्राण उदान की जोड़ी को जोड़ने के लिए यह बल उत्तरदायी होता है। जैसे प्राण और अपान को जोड़ने के लिए व्यान रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है अश्विन बल, यह बल व्यापक होता है। वर्तमान के जो ग्रेविटेशनल फोर्स और डार्क एनर्जी है इस बल के अंतर्गत आ जाता है। और शुक्र बल, यह बल अति उच्च ऊर्जा वाले पदार्थों में विद्यमान होता है। इसके उदाहरण में हम समझ सकते हैं, जैसे सूर्य के कोर में है तो सूर्य के कोर में यह बल कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मंथी बल, यह बल शुक्र बल से पहले उत्पन्न होकर सूर्य के कोर में फ्यूजन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को इनिशिएट करने का काम इस बल का है। अग्रयण बल, ब्रह्मांड में यह बल सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में विद्यमान होता है और ऊर्जा के अवशोषण उत्सर्जन में भी यह बल अपनी विशेष भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है उत्थ्य बल, यह बल छंद रश्मि को रश्मि स्वरूप प्रदान करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्रुव बल, यह 2 बल रश्मियों को जोड़ने का काम करता है। और लास्ट है ऐन्द्र वायव बल, यह बल 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में कार्य करता है। और यहाँ ध्यातव्य है कि वर्तमान के जो 4 फंडामेंटल फोर्स है, उन 4 फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़कर जो नेक्स्ट 3 फोर्स हैं
वो बाकी के 3 फोर्स इस बल के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ समय अभाव के कारण केवल विद्युत चुंबकीय बल के क्रिया विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड मैटर या पदार्थ से बना है और सारा पदार्थ विद्युत आवेश रखता है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर के मध्य कार्य करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स परस्पर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैकेनिज्म वर्तमान विज्ञान के पास पूर्णता नहीं है, लेकिन वैदिक विज्ञान इसको पूरी तरह समझाते हैं। इस मैकेनिज्म को वैर विजन आलोक के प्रथम पंचिका और द्वितीय पंचिका में विस्तार से समझाया गया है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में प्राण रश्मियों की प्रधानता होती है और जो आज वर्तमान में जो स्पेस के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे वैदिक विज्ञान में आकाश तत्व कहा जाता है, यह आकाश तत्व भी प्राण रश्मियों से बनता है। इस कारण आकाश की रश्मियां प्राण रश्मियों के साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भी पकड़ कर रखती है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि वर्तमान विज्ञान स्पेस के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। दूसरी ओर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में मरुत रश्मियों की प्रधानता होती है। मरुत रश्मियां आकाश की रश्मियों को आकर्षित करती है। इस प्रकार आकाश दो चार्ज पार्टिकल्स के मध्य ऐसा व्यवहार करता है मानो वह एक शीट के समान हो और उस शीट पर दो बच्चे बैठे हो। एक बच्चा शीट से चिपका हुआ है और दूसरे बच्चे ने शीट को पकड़ा हुआ है, जो शीट को खींच कर शीट से चिपके हुए बच्चे को अपनी ओर ला रहा है। नेक्स्ट, इस बात की ओर इशारा लेक्चर ऑन फिजिक्स में रिचर्ड पी फाइनमैन ने भी इस तरह किया था। द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज in some sense distorts or creates a condition in space so that when we put a negative charge in it feels a force। वर्तमान विज्ञान बलों की उत्पत्ति का कारण एक्सचेंज ऑफ फोटोन को मानता है और इन फोटोन्स के धारा को वैज्ञानिक लोग फील्ड कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो फोटोन्स है, ये फोटोन्स कहाँ से आता है, कैसे उत्पन्न होता है और इनका एक्सचेंज क्यों होता है। इस ब्रह्मांड का नियम है कोई भी पदार्थ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही जाता है। मतलब जो चीज ज्यादा अमाउंट वाले हैं वो कम अमाउंट की ओर जाता है। इसलिए जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के निकट आते हैं उस समय सर्वप्रथम भूव और स्व व्याहृति रश्मियों की नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की ओर वृष्टि होती है और ये व्याहृति रश्मियां धनंजय आदि प्राण रश्मियों को अपने पीछे खींचकर ले जाते हैं। व्याहृति रश्मियों के आकर्षण से नेगेटिव चार्ज में विद्यमान मरुत रश्मियां बाहर की ओर आकर्षित होकर व्याहृति के साथ साथ धनंजय रश्मियों की ओर अट्रैक्ट होने लगती है और इन धनंजय आदि प्राण रश्मियां और मरुत रश्मियों के मिलने से फोटोन का निर्माण होता है, जिसको वर्तमान विज्ञान मीडिएटर पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ये मीडिएटर पार्टिकल वर्चुअल नहीं है, जो मॉडर्न साइंस है उसको वर्चुअल मानते हैं, पर वैदिक विज्ञान की दृष्टि से यह वर्चुअल नहीं है, वास्तविक है। लेकिन इनका लाइफ टाइम बहुत कम होने से इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब इस प्रश्न पर आते हैं कि ये जो फोटोन है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच क्यों एक्सचेंज होता रहता है। मीडिएटर पार्टिकल में प्राण और मरुत दोनों प्रकार की रश्मियां होती हैं। इस कारण वह दोनों आवेशों के द्वारा अट्रैक्ट होता है और उन दोनों के मध्य ऑसिलेट होकर उन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को बांधे रखती है। इसको आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे बच्चे का जो सेक्स है, अगर बच्चा लड़का है तो माँ की ओर से उनके जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स क्रोमोसोम तो माँ की ओर से मिलेगा और जो वाई क्रोमोसोम है वो पिता की ओर से आएगा और ये बच्चा दोनों माता पिता के लिए एक मीडिएटर का काम करता है जो उन दोनों को मतलब बांधे भी रखते हैं। तो ठीक इसी तरह फोटोन जो निर्माण हुआ है उसमें प्राण और मरुत पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर से आता है। तो इस कारण से ये दोनों मतलब पॉजिटिव की ओर भी ऑसिलेट होता है और नेगेटिव की ओर भी जाता है। और जब ये फोटोन गतिशील होता है तो इनके गतिशील होने से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस धीरे धीरे कंट्रैक्ट होने लगता है और जब स्पेस मैक्सिमम कंट्रैक्शन को प्राप्त हो जाता है या जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इतने नज़दीक आ जाते हैं, जब इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस रह जाता है
तब जो ये फोटोन है, ये फोटोन अपने कंस्टिट्यूएंट रश्मियों में बिखर कर लुप्त हो जाता है। अब ये तो हो गई विज्ञान की बातें। अब मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन दिल्ली में संपन्न हुआ और उसमें प्रधानमंत्री जी हम सभी से आह्वान कर रहे थे कि हम सभी आर्यजन प्राचीन आर्य ग्रंथों और वेदों पर वैज्ञानिक शोध करें, परंतु इस संस्था के अतिरिक्त आर्य जगत और पौराणिक जगत में वैज्ञानिक शोध कहाँ हो रहा है? मैंने तो कहीं सुना नहीं। आर्य समाज सदैव शस्त्रार्थ समर का एक छत्र विजेता भी रहा है, परंतु वेद के यथार्थ विज्ञान के बिना, वेद को ईश्वरीय ज्ञान और सर्व विज्ञानमय सिद्ध के बिना यह विजय हमेशा अधूरी रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस विजय को अगर संपूर्ण बनाना है तो आइए हमारे साथ। और अंत में जाते जाते श्वेताश्वतर ऋषि के शब्दों में समस्त संसार वालों को चेताना चाहता हूं। अभी हमसे पूर्व मंत्री जी आकर कह गए थे कि गजवाए हिंद से बचाना है तो हमें सक्षम होना पड़ेगा। जितना गजवाए हिंद को रोकने के लिए जरूरी है और इन सभी बीमारियों का इलाज है, वो इलाज यह जो यहाँ प्रकल्प चल रहा है, जो ये वैदिक विज्ञान का प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, अगर आप डीप एनालाइज करेंगे, मैं भी बचपन से एक आर्य समाज गुरुकुल में ही रह करके पढ़ाई किया है और 7th क्लास से मैंने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था और उसी स्वाध्याय के परिणाम ही कि आज मैं गुरुदेव के चरणों में रह करके इस विज्ञान को समझने का प्रयास कर पा रहा हूँ। इसलिए श्वेताश्वतर ऋषि के शब्दों में मैं चेताना चाहता हूँ, यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यन्तो भविष्यति। अर्थात जब लोग चमड़ी की तरह आकाश को लपेट सकेंगे, तब परमात्मा को न जानकर भी समस्त दुखों का अंत हो सकेगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा, तदा वेद विहीनः किम व सृष्टि विज्ञान विहीनः परमात्मनः साक्षात् कर्म करिष्यन्ति। अर्थात जब आकाश को लोग चमड़े की तरह लपेट सकेंगे, तब जो वेद विहीन अर्थात सृष्टि विज्ञान विहीन लोग, वे भी ईश्वर का साक्षात्कार आराम से कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय माँ वेद भारती।